एनसीवीटी में अब वार्षिक पद्धति के अनुसार एग्जाम होंगे और 2019 में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो पेपर वार्षिक पद्धति पे हुआ था प्रथम वर्ष का द्विवर्षीय ट्रेड में, उसका हम आज सॉल्यूशन कर रहे हैं विश्लेषण करके और तथ्यात्मक अन्य सामग्री को भी संलग्न करते हुए हम हल निकाल रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? ये क्वेश्चन है और उसके विकल्प में पहला है कॉपर, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है सिल्वर। यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं ए, बी, सी और डी, तो हमें इन चारों में से एक विकल्प को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सबकी प्रतिरोधकता देखेंगे कि सिल्वर की प्रतिरोधकता 1.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर है, एल्यूमिनियम की 2.82 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है, गोल्ड की 2.44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है और कॉपर की 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की है, तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प डी सही है। अब ये सिल्वर की के बाद फिर कॉपर की है, उसके बाद गोल्ड है। सिल्वर के बाद अधिक जो प्रतिरोधकता है वो कॉपर की है, उसके बाद अधिक गोल्ड की है, उसके बाद एल्यूमिनियम की है। तो इस क्रम में, परंतु सिल्वर और गोल्ड महंगी धातु होने से इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल में कम किया जाता है। रिले वगैरह में सिल्वर का उपयोग होता है। तो ये कॉपर का परमाणु क्रमांक संकेत Cu है, परमाणु क्रमांक 29 है। गोल्ड का संकेत Au है, परमाणु क्रमांक 79 है। एल्यूमिनियम को हम Al संकेत से व्यक्त करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 13 है और सिल्वर को Ag संकेत से व्यक्त करते हैं और उसका परमाणु क्रमांक 47 है। तो यहाँ पर कॉपर, गोल्ड और सिल्वर इनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक अच्छा कंडक्टर एक डेडेस्ट इंसुलेटर होता है। यहाँ पर 4 विकल्प है, अच्छा, बुरा, मध्यम, तात्विक। परंतु जो लिखा जो चालक है वह इंसुलेटर नहीं हो सकता, तो वो बुरा इंसुलेटर ही होगा, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही। तीसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? अब ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। हम सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट निकालने के लिए रेजिस्टेंस का सूत्र है R बराबर रो एल ओपन है। यहाँ रो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, एल चालक की लंबाई है, ए चालक का क्षेत्रफल है, आर चालक का प्रतिरोध है। अब हमें निकालना रो, तो ये वज्र गुणा करने पर आर है बटे एल हो जाता है। अब सबकी यूनिट हम यहाँ लिख देंगे। ओम आर की यूनिट है, ए की मीटर स्क्वायर ऑब्लिक मीटर, तो मीटर से मीटर ये कट गया, तो ये ओम मीटर। तो इस पर विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट होगी वो ओम मीटर है, विकल्प ए सही है। अब ओम मीटर इकाई घन के आमने सामने की सतह के मध्य का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है और ये विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लिख के हट से क्वेश्चन है, डीसी नेटवर्क के द्वारा हस्तांतरण की गई अधिकतम पावर कब होती है? तो इसके लिए हम 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। इसके लिए फिर हम एक डीसी नेटवर्क की बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें ये लोड प्रतिरोध है RL, इसको अलग करते हुए ए और बी की तरफ से देखते हुए जिस नेटवर्क का कुल प्रतिरोध जो होता है समतुल्य प्रतिरोध, उसको हम RTH भी कह सकते हैं और RN भी कह सकते हैं। यहाँ TH और N थ्योरम का नाम है। TH का मतलब, RTH का मतलब थेवेनियन और RN का मतलब नॉर्टन्स थ्योरम जब अप्लाई होती है तो उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो इसके अंदर ये क्या है कि अधिकतम डीसी नेटवर्क में अधिकतम पावर कब होगी स्थानांतरण, तो ये लोड का प्रतिरोध जो है वो RTH और RN के बराबर होगा, तब अधिकतम पावर स्थानांतरण होगी। ये मैक्सिमम पावर थ्योरम के आधार पर है और ये RTH और RN है, ये थेवेनियन प्रतिरोध और नॉर्टन प्रतिरोध है। थेवेनियन प्रतिरोध जब A और B खुले हैं तो उसके मध्य ओपन वोल्टेज लेते हुए लिया जाता है और
नॉर्टन प्रतिरोध ए और बी को शॉर्ट करते हुए जो शॉर्ट सर्किट करंट के आधार पे पैरेलल में होता है और ये सीरीज में होता है, परंतु आरटीएच और आरएन दोनों बराबर होते हैं। तो ये डिटेल स्टडी इसमें है नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम की। तो हमारा ये जो मुख्य उद्देश्य है कि अधिकतम पावर कब स्थानांतरण होगी, तो जब लोड का प्रतिरोध है वो थेवेनिन प्रतिरोध नॉर्थन प्रतिरोध के बराबर है, आरटीएच और आरएन। तो इस विकल्प सी यहाँ पे उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आर ओम वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़े हो तो समतुल्य स्टार के पास प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जैसे डेल्टा ये कनेक्शन है और प्रत्येक रेजिस्टेंस आर ओम है और ये स्टार कनेक्शन है, इस डेल्टा से स्टार में स्थानांतरण करना है। तो उस स्थिति में जो फार्मूला डेल्टा स्टार स्थानांतरण प्रमेय के आधार पे जो बनेगा और ये तीन प्रतिरोध हैं वो जो होंगे, हमने इसको आर ए या आर बी आर सी है, तो उसका फार्मूला ये होता है कि ए का है तो ये दोनों ए से जुड़े हुए दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे डेल्टा के तीनों प्रतिरोधों का जोड़। तो यहाँ पर ए से देखें तो भी आर आर आता है, बी से देखें तो भी आर आर आता है, सी से देखें तो भी ये आर आर आता है। इस प्रकार अंश में आर इंटू आर ऑब्लिक तीनों प्रतिरोधों का जोड़ आर प्लस आर प्लस आर, तो आर स्क्वायर बटे 3r, आर से आर कट जाएगा तो आर बटे 3। यानी जब डेल्टा के अंदर बराबर इक्वल मान के प्रतिरोध तीनों शाखाओं में है तो उनका स्टार में जब कन्वर्जन होता है, स्टार में स्थानांतरण होता है, तो स्टार के तीनों प्रतिरोध की वैल्यू डेल्टा के प्रतिरोध की 1/3 हो जाती है। तो ये r/3 इसमें विकल्प बी सही है, जो कि बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। घरेलू संस्थापना डेडेस में जोड़ा जाता है। घरेलू स्थापना किस में होती है, तो घरेलू स्थापना में पैरेलल में जोड़ी जाएगी, क्योंकि घरेलू स्थापना में प्रत्येक लोड जो लगा हुआ होता है उसके सिरों पे हमें इक्वल वोल्टेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन बल्ब अलग वोल्टेज पे काम कर रहा है, पंखा अलग वोल्टेज पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो सभी उपकरण है 240 वोल्ट पे काम करते हैं, इसलिए समान वोल्टेज सबको देने के लिए जो संस्थापना है वो पैरेलल में की जाती है। विकल्प डी सही। नेक्स्ट है सिनुसॉइडल विविध मात्रा का पीक फैक्टर होगा। अब इसका सूत्र होता है पीक फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू बटे √2 होती है। तो जैसा धारा के क्रम में मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू बटे √2। तो मैक्सिमम वैल्यू कट जाने के बाद √2 बचेगा। इस तरह पिक फैक्टर बराबर √2 होता है और √2 का मान 1.414 होता है। तो इस तरह से साइनोसॉइडल विविध मात्रा का पिक फैक्टर 1.414 होगा। विकल्प बी सही है। अब ये आरएमएस मान, अब एक्स्ट्रा हम लेते हैं, आरएमएस मान का मान अधिकतम मान बटा √2 होता है, और इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.707 मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस मान के संदर्भ में बोल रहे हैं। और पिक फैक्टर को हम क्रेस्ट फैक्टर भी कह सकते हैं और एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कह सकते हैं। तो इसका विकल्प बी ये सही। नेक्स्ट है हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति की आवृत्ति क्या होती है। तो जनरली सबको मालूम होगा कि भारत में जो फ्रीक्वेंसी है प्रदाय की वो 50 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है, तो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी की इकाई है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए साइकिलों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक साइकिल को पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको समय अंतराल बोलते हैं। अगर 50 हमारी फ्रीक्वेंसी है तो एक साइकिल को पूर्ण करने में जो समय लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं टी, और ये 1/f होगा और उसका मान 0.02 सेकंड होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्रदाय की आवृत्ति 50 है या 100 हर्ट्ज है तो उसका समय अंतराल क्या होगा। तो उस स्थिति में हम फ्रीक्वेंसी 1 के अंदर फ्रीक्वेंसी का भाग देके समय अंतराल निकालते हैं। यहाँ पर जो भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे देश में कितनी होती है उसके बारे में पूछा है, तो विकल्प भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि 30 वोल्ट डीसी को लगाया गया तो कॉइल का प्रयोग में लाई गई यहाँ शक्ति होगा, ऊर्जा की जो शक्ति है 300 वाट है, और 30 वोल्ट एसी लगाया गया तो
शक्ति 105 वाट है, तो कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा। अब इस प्रश्न के अंदर जो मेन चीज है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, 3 चीजें आ रही है। तो रेजिस्टेंस तो डीसी में होता है, तो सीधे V²/P रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा कि वोल्टेज का स्क्वायर करके उसमें शक्ति का भाग दे देंगे। तो वोल्टेज 30 है, इसका स्क्वायर 300 और शक्ति 300 का भाग दिया तो रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। अब ऐसी की स्थिति में क्या निकलेगा, इम्पीडेंस। तो वोल्टेज का भी 30 है, 30 का स्क्वायर 900 और शक्ति 108 है, तो इसका भाग देने पर इम्पीडेंस 25/3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हो जाएगा वर्गमूल में इम्पीडेंस का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो 25/3 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 9, इसको हल करने पर 544/9 आता है और इसका वर्गमूल करने पर यह आता है 7.8 के अप्रोक्स, जो इनमें से कोई मिल नहीं रहा है, ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है 3 फेज सर्किट के लिए पावर का क्या फार्मूला होगा। तो पावर का फार्मूला 3 फेज में निकालने के लिए 3VP/IP cos फाई होता है। अब 3VP/IP cos फाई तो होता है, उसको हम डेल्टा के संदर्भ में लें तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज तो बराबर होते हैं, मगर फेज करंट होती है वो लाइन करंट बटे √3 होती है। तो इस तरह से हम निकले तो भी वो √3, ये √3 और 3 कटेगा, ऊपर √3 रह जाएगा, √3VL/IL cos फाई डेल्टा में। अगर हम इसको स्टार की तरह लेते हैं तो स्टार में क्या होता है कि फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज बटे √3 होता है और फेज करंट और लाइन करंट बराबर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही स्थिति आएगी √3VL/IL cos फाई स्टार में। तो स्टार और डेल्टा दोनों में पावर का सूत्र √3VL/IL cos फाई होगा। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए उसमें विकल्प बी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं किया है, हमने यहाँ लिखा है, ये प्रश्न 11वां इस मेन क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर विधि में जब 1 वाट मीटर 0 वाट पाठ्यांक देवे तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए हमने डिटेल यहाँ पे लिखा है कि जब पावर फैक्टर इकाई होता है तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग धनात्मक होती है और बराबर होती है, तो कुल शक्ति दोनों वाट मीटर के जोड़ के बराबर होगी। अब जो पावर फैक्टर जो है वो 1 से कम है और 0.5 से ज्यादा है, तब भी दोनों वाट मीटर की रीडिंग तो धनात्मक होगी मगर अनइक्वल होगी और दोनों का जो कुल पावर है दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब ये कहते हैं पावर फैक्टर 0.5 है तो 1 वाट मीटर 0 बताएगा और 1 वाट मीटर की जो रीडिंग दूसरे वाट मीटर की जो रीडिंग होगी वही शक्ति होगी। अब तीसरा पॉइंट, अगर पावर फैक्टर 0.5 से कम है और 0 से अधिक है, उस स्थिति में 1 वाट मीटर जो है वो उसकी नीडल विपरीत जाएगी, यानी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो 1 वाट मीटर की रीडिंग धनात्मक रहेगी। तो इस तरह से एक की माइनस में होगी, एक की प्लस में होगी, तो कुल शक्ति दोनों का डिफरेंस आ जाएगी। अब यह है कि जब पावर फैक्टर 0 हो जाए तो दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक तो बराबर होंगे मगर एक का प्लस में होगा, एक का माइनस में होगा, इस प्रकार कुल शक्ति 0 हो जाएगी। मगर हमारा मूल क्वेश्चन ये है कि अगर जब 1 वाट मीटर 0 पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। जब 1 वाट मीटर 0 पाठ्यांक देता है, एक ही वाट मीटर की रीडिंग से पावर निकलता है, उस स्थिति में पावर फैक्टर 0.5 होगा। तो विकल्प यहाँ पे सी सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेल्टा संयोजन दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस 20 ओम है और रिएक्टेंस 30 ओम है और 400 वोल्ट की सप्लाई है, तो फेज करंट क्या होगी। तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस में क्या होगा, 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर करके ये इम्पीडेंस 10√13 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि फेज करंट ज्ञात करो, तो फेज करंट होगा फेज वोल्टेज बटे इम्पीडेंस। तो ये 400/10√13 ये हो जाएगा 40, √13 का मान 3.60, तो 11.1 एम्पीयर आएगी। तो फेज करंट आएगी 11.1 एम्पीयर, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा संयोजन पर ही है, इम्पीडेंस दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है 3 फेज का, तो पावर निकालना है। ये समांतर ये गलत है लिखा हुआ, ये ऊर्जा की जगह पावर होगा। तो पावर हमें निकालना है, तो सबसे पहले
ये इम्पीडेंस जेड का या सूत्र दिया हुआ 30 तो रेजिस्टेंस है, 40 रिएक्टेंस है। तो इस तरह से इन आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर करके वर्गमूल करेंगे तो जेड 50 आ जाएगा। और फेज करंट हो जाएगी इसकी फेज वोल्टेज बटे इम्पीडेंस 50। तो लाइन करंट डेल्टा में √3 IP होती है। ठीक है। अब cos फाई होता है वो रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 30 है, इम्पीडेंस 50 है, तो R बटे Z के आधार पे 30 बटे 50 0.6 होगा। अब हमें पावर निकालना है √3 EL IL cos फाई। तो EL दे रहेगा 398.36, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डेल्टा में बराबर होती है। और ये फेज करंट हो गया लाइन करंट हो गया √3 फेज करंट 398.36/50 और ये पावर फैक्टर, ये गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 5712.86 वाट। तो यहां पर इसका विकल्प सी सही है, 5712.86 वाट, विकल्प सी यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। यानी रिवेट जो होता है उसमें कौन सा मुख्य भाग, तो रिवेट के अंदर थ्रेड नहीं होती है, रिवेट के अंदर थ्रेड नहीं होती है, इसलिए यहाँ 4 विकल्प में ये डी विकल्प है वो सही है। वह मात्रा जिससे 2 जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है क्या कहलाता है। तो निकालना मतलब ड्रॉन कहलाता है कि जब किसी को वायरों को खींचा जाता है ड्रॉ, तो इसमें ड्रॉ सही है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, ड्रिलिंग और पंचिंग में कौन सा सस्ता है। तो पंचिंग के और ड्रिलिंग दोनों में सस्ता ड्रिलिंग है। पंचिंग में तो मतलब क्या है कि सीधे उसके ऊपर पंच मशीन के तो प्रेशर डाल के उसको, इससे तो धातु डिफॉर्म भी हो सकती है, और तो ड्रिलिंग इसमें सही है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल में इनमें से किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिज यानी पेपर, एक तरह कागज वार्निश किया हुआ, रबड़, पेपर, तो ये सभी जो है ये इंसुलेशन है और ये केबल में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसमें से कोई भी सभी प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही। नेक्स्ट चीज है एम्पायर टेप क्या होती है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए, तो एम्पायर टेप होती है वार्निश लेपित टेप के रूप में संसेचित सूती कपड़ा जिसे वार्निश कैम्ब्रिज या एम्पायर टेप कहते हैं। तो इसमें विकल्प ए सही है, वार्निश कैम्ब्रिज, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, प्रेशर केबल सामर्थ्य किस मान से ऊपर उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्रेशर केबल जो जनरली उपयोग किस मान से अधिक पर उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये 66 kV इसका विकल्प सी है वो सही है। 66 kV के बाद इसका उपयोग नहीं किया जाता, विकल्प सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के लिए, ये लिखने में थोड़ी गलती हुई यहाँ पे, केबल के लिए कंडक्टेंस की तरफ प्रयोग में लाई जाने वाली कॉपर कौन सी होती है। यानी कंडक्टेंस का मतलब जो चालक के रूप में, यानी केबलों के अंदर या जो घरेलू ये इस तरह फ्लेक्सिबल केबल है, वायर है, उसमें जो कॉपर होता है वो एनिल्ड कॉपर होता है, मुलायम कॉपर होता है, और ये विकल्प ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है। यानी खराब होने का वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज ये किस पे है, तो नमी के दाब पर, कार्य करने के तापमान पर, वोल्टेज को लागू करने के समय पर, ये सभी तो तीनों पे निर्भर करता है। नमी बढ़ेगी तो भी वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगा, तापमान बढ़ने से भी कम हो जाएगा, और ज्यादा समय तक वोल्टेज इससे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी यानी विकल्प डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, केबल का सर्ज, यहाँ पे सर्ज प्रतिरोध है, सर्ज प्रतिरोध कितना होता है। ये 4 विकल्प दिए हुए। अब ये बात यहाँ विकल्प सी सही है 50 ओम, मगर ये सर्ज से मतलब होता है उछाल बढ़ाव। अब ये उछाल और बढ़ाव किसका होता है, जनरली वोल्टेज का होता है। वोल्टेज एकदम कई बार बिजली गिरती है, अचानक वेरिएशन आता है, तो उसके विरुद्ध ये सर्ज प्रतिरोध है। तो उस क्रम में ये केबल के अंदर 50 ओम होता है। ये एक लंबी इसमें अध्ययन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये उत्तर सी सही है, 50 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तनन की केबल सामान्यतः किन मान तक उपयोग में लाई जाती है? यानी निम्न तनन से मतलब है एलटी। तो एलटी की केबल है वो जनरली 1000 वोल्ट तक उपयोग में ली जाती है। तो इसमें विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,